ओके चलिए फिर हमारे साथ हमारा पैनल कुछ देर में जुड़ेगा और आज वीरू शो में नहीं दिखाई देंगे आपको क्योंकि वो मुंबई आ रहे हैं। तो हर्षदा और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और मार्केट में एक बहुत ही शानदार तेज़ी। हर्षदा गुड आफ्टरनून। एक मोमेंटम टोटली फुल्ली इन कंट्रोल बुल्स इस समय मार्केट के और लगातार 12वें दिन की तेज़ी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड होगा। अगर आज 12वें दिन हो जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि शायद एक बार 1993 में पहले हो चुके हैं 12 दिन, बट फिर भी जो भी है वो भी एक तरीके का रिकॉर्ड ही होगा। एडवांस डिक्लाइन बहुत स्ट्रांग है आज। कल एक कंप्लेन थी कि एडवांस डिक्लाइन नहीं चला, लेकिन मेरा यही व्यू था कि कल भी कि एक दिन एक्सपायरी का दिन, उसको आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। आज देखते हैं, आज एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रांग और मिड कैप और स्मॉल कैप में आज ज़बरदस्त रौनक। तो पूरी तरह से जैसा मैं कह रहा हूँ बाजार इस समय बुल्स के कंट्रोल में, और लग नहीं रहा देख के कि बुल्स छोड़ने को तैयार है इस कंट्रोल को। जी हाँ, पूरी तरह से तेजी की पकड़ में बाजार आपको दिखाई दे रहा है। अनुज, आज हमने इनफैक्ट बहुत तगड़ा मूव दोनों इंडाइसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक पर दिखाया, लेकिन निफ्टी जिस तरह की चाल में है, अब अगला पड़ाव क्या 25,500 का रहेगा या फिर 800 की तैयारी अभी से करना शुरू करें? जी देखिए, पहले वन स्टेप एट ए टाइम। पहले एक छोटी सी रेजिस्टेंस है आपके सामने 25,275 से 25,350 की, उसको निकालना होगा हर्षदा। वो वीकली ऑप्शंस का जोन है, अब मेरे ख्याल से वो निकल जाएगा बहुत जल्दी। और 25,500 उसके बाद मेरे ख्याल से ये भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। और आई थिंक ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें किसी भी राइटर, किसी भी लेवल का कॉल राइटर सेफ नहीं है। अनलेस आप अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल राइटिंग कर रहे हैं, तब अलग बात है। अगर आप नेकेड कॉल राइटर हैं इस मार्केट में, तो ये मार्केट आपकी धज्जियाँ उड़ाने वाला है। जिस तरीके से मार्केट को उड़ाना आया भी है, जिस तरीके से मार्केट रहा है, तो खैर लॉन्ग रहना है। अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और रिवाइज हो जाएगा। अब ले आइए उसको 25,000 पर। अब तक 24,850, 24,900, 24,950, अब 25,000 पर। और अगर आज हम इस तरीके से बंद हो गए तो और 1-2 दिन में तो 25,200 तक भी पहुंच जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये वही मैजिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस मार्केट में। और आज की ट्रेड की एक अच्छी चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी फाइनली साइंस दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी चलने को तैयार है। देखिए, बैंक निफ्टी ने गिरना बंद कर दिया था, ये अपने आप में काफ़ी था। अब बैंक निफ्टी रिकवरी के साइंस दे रहा है। हालांकि अभी भी मेरा यही मानना है कि कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी में अभी भी इंटरडे ही रहें, लेकिन साइंस मिल रहे हैं कि फर्स्ट साइंस ऑफ रिवाइवल बैंक निफ्टी में। और एक और चीज़, 3 बजे के मूव पर बहुत ध्यान से नज़र रहेगी मेरी, 2 कारणों से। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और एक MSCI का जो लास्ट बचा कुचा मामला होगा वो 3 बजे से इम्प्लीमेंट होगा। HDFC बैंक उतना नहीं चला जितना शायद चल सकता था, चलना चाहिए था बेस्ड ऑन दिस बाइंग। तो क्या वहाँ पर बाइंग होगी? आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर HDFC बैंक 20 रुपये भी चल गया मान लीजिए 3 PM पर, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा मार्केट के लिए। तो 3 PM मूव पर नजर रखेंगे आज। जी हाँ, तो 3 PM मूव आज इंपॉर्टेंट, और ऑफ कोर्स कितना इनफ्लो की स्टॉक में आएगा उस पर आगे शो के दौरान बातचीत भी होगी। लेकिन फटाफट से आपके लिए वो काउंटर्स लेकर आते हैं जहां पर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है आज के दिन। तेजी वाले काउंटर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे और दिग्गजों में आप देखिएगा एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। ये मिड कैप वाले काउंटर्स रहे, एयू स्मॉल फाइनेंस, बलरामपुर, MCX जैसे काउंटर्स, UPL जैसे काउंटर्स। लेकिन बिग बॉयज में भी आप गौर करेंगे तो इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं, जिसमें M&M है, सिप्ला है, बजाज फाइनेंस है, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस दिख रही हैं। मंदी की तरफ आज रिलायंस थोड़े से बैकफुट पर, कल के ऑफकोर्स AGM के बाद एक बड़ा मूव कल हमने देखा था इंट्राडे में। ITC, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स भी आज देख रहे हैं कल हल्की हल्की मुनाफा वसूली करते हुए। और आपके सामने अब वोडाफोन आएगा, मणप्पुरम, बिरला सॉफ्ट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से दबाव के घेरे में हैं। हमारे जानकारों को लेकर आते हैं स्क्रीन पर और उनसे अब बातचीत करना शुरू करेंगे। राजेश अग्रवाल से जानेंगे हम एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल है, राजेश सातपुते हमारे साथ है, रचना वैद भी हैं और कविता जैन। इसके अलावा सोनी पटनायक से भी बातचीत होगी डिटेल में। 215 पर चीनी शहरों में जो आज मिठास घुली है उस पर एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। पूरी खबर असीम से समझेंगे। 220 पर कॉर्पोरेट स्कैन में KPI ग्रुप के MD डॉक्टर फारूक पटेल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 230 के आसपास विवेक अय्यर आपको बताएंगे MSCI जो इनफ्लो कितना किस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा, अहम बदलाव जो आज से लागू होने वाले हैं। और 245 के आसपास यतिन आपको बताएंगे कि ऑटो बिक्री के आंकड़ों से क्या अनुमान है। 250 पर सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा से होगी बातचीत। 3 बजे यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। फिर 3:10 पर ऑफकोर्स क्लोजिंग की रणनीति। आज खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर भी हमारी नजरें रहेंगी। BTSD, STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे।
ओके, चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है ग्लैनमार्क। न्यू हाई पर चल रहा है, स्ट्रेस्ड है लेकिन अपमूव ऑन है। ट्रेड कर रहा है 1743 पर और लगता है अपमूव ऑन है। स्टॉप लगाना चाहिए 1722 का, करीब 20-22 रुपए का, ज्यादा नहीं है। टारगेट 1800 के नजर आते हैं। ये अगर स्पिल ओवर भी होता है मंडे के लिए तो भी चलेगा। ग्लैनमार्क सेफ स्टॉक। ओके, ग्लेनमार्क में एक तेजी वाला ट्रेड आपके लिए बनता हुआ। सोनी, आफ्टरनून आपका ट्रेड? मेरा यहाँ पे बाई रहेगा मेट्रोपोलिस में फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं 2145। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए फ्यूचर्स के अनुसार 2125। पहला लक्ष्य है यहाँ पे 2170, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 2200 के तरफ भी जा सकता है। एक कंसोलिडेशन यहाँ पे मुझे लग रहा है वो रेंज ब्रेकआउट देने को आ रहा है। मेट्रोपोलिस आज अच्छा खासा 4.5% का फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन भी ऐड हो रहे हैं। प्लीज़, हम और आप दोनों जानते हैं एयर इंडिया के ब्रांड की क्या वैल्यू है, ठीक है, कंपेयर टू आज की डेट में जो इंडिगो का ब्रांड है या फिर इवन विस्तारा का ब्रांड है, तो वो भी मैं ये कहूँगा कि ऑन मार्जिन इनके लिए पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि गिवन अ चॉइस, अब आपको अगर चूज़ करना पड़े बिटवीन एयर इंडिया एंड इंडिगो, समहाउ यू विल चूज इंडिगो। तो इसके लिए तो ये कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ें आपके फेवर में चलती हैं तो चलती रहती हैं। वो मतलब कोई वंडर नहीं है कि इतना मार्केट शेयर गार्नर कर चुके हैं, और आगे मुझे लग रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो यहाँ पर भी, यहाँ से भी मार्केट शेयर गार्नर ही करेगी और लूज़ नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। और आई थिंक ये स्टॉक, मैं बहुत टाइम से पॉजिटिव हूँ इस पर। मेरा हमेशा से व्यू रहा है कि लार्ज कैप में अगर 2-3 स्टॉक्स हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, उनमें से एक ये भी एक और पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए। और क्या देखिए, शानदार चार्ट है। जैसा आपने बोला, पिछले 12 महीने में जितनी बार प्रमोटर ने, फाउंडर ने बेचा है, उतनी बार ये स्टॉक वहाँ से और ज़्यादा चला है। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट इस पर एक पहले टेक चेक लेते हैं। रचना जी बताइए, इंटरग्लोब एविएशन करंट भाव 4840 के आसपास खरीदेंगी? जी, इंडिगो एविएशन की जहां तक बात है, इंडिगो एविएशन को कौन नहीं खरीदना चाहेगा। और यहाँ पे 4860 के करीब जो भाव है, यहाँ से ये 4880 को जब तोड़ेगा तो इसकी मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए। ये इसका ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और मोमेंटम इवन वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे 4880 को तोड़ने के बाद 5050 तक का डायरेक्ट टारगेट बनता है, तो इसलिए दिस इज अ बाय एंड दिस विल रिमेन अ बाय जब तक ये 4800 को होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे। अगर 4800 कभी भी टूटता है तो दैट वुड बी अ पुल बैक व्हिच विल बी एन एंट्री अपॉर्चुनिटी अगेन फ्रॉम लोअर लेवल्स। बट एज ऑफ नाउ जब तक 4800 के ऊपर है तो इट इज ऑलरेडी अ बाय। 4880 के ऊपर ऑल द मोर इट विल लुक बेटर। 4880 के ऊपर और भी बेहतर दिखेगा और 5060 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर। इंटरग्लोब एविएशन 80 रुपए के गेंस इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे। चलिए कुछ एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उसमें आज जो एक बड़ी थीम बनी है वो चीनी काउंटर्स की है। बलरामपुर चीनी में मेंशन करने वाली थी और बलरामपुर की बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले असीम को जोड़ लेते हैं। और इस खबर का कहीं ना कहीं मार्केट अंदाज़ा लगा भी रहा था कि देखिए सरकार जल्द ही एथनॉल ब्लेंडिंग को पुश करने के लिए शुगर कंपनियों को फिर इजाज़त देगी कि आप एथनॉल क्लियरली ब्लेंडिंग की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, गन्ने का जूस और साथ ही बी और सी मोलासिस। इसके क्या मायने हैं कंपनियों के लिए? असीम हमारे साथ है। असीम, इनफैक्ट आई थिंक इंडस्ट्री काफ़ी समय से इसकी मांग भी कर रही थी। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कितना बड़ा पॉजिटिव है? देखिए, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो शुगर का उत्पादन काफ़ी 8 से 9% तक कम देखने को मिला था। तो इसके लिए सरकार, और पिछले साल इलेक्शन भी थे तो सरकार को लग रहा था कहीं चीनी के दाम बढ़ ना जाए, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो सरकार ने उस वक्त कैप लगा दिया था कि आप 17,000 टन के बराबर शुगर केन जूस और शुगर केन सिरप को ही डाइवर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एथनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस बार थोड़ा सा चीनी का प्रोडक्ट, जो शुगर केन है उसका प्रोडक्शन सुधरने का उम्मीद है, तो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने उस पुरानी कैप को हटा लिया है और कहा है कि आप जितना भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जितना भी एथनॉल आपसे खरीदना चाहती हैं, आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी कैप नहीं है और ये जो कैप है वो नए शुगर सीजन से शुरू होगी। तो नया शुगर सीजन अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक होता है, तो अगले 1-2 महीने में आपको इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा कि चीनी मिले या जो एथनॉल बनाने वाली कंपनियां है वो कितना भी शुगर केन और शुगर केन सिरप हैवी बी मोलासिस या सी मोलासिस वो एथनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर सकती है। और दूसरा बड़ा फैसला सरकार ने एक
लिया है कि जो चीनी जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है वो चावल का भी इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए कर सकती है। तो 23 लाख टन के आसपास का उनको अप्रूवल दिया गया है कि आप एफसीआई से नीलामी के अंदर चावल खरीद सकते हैं और इसको डाइवर्ट करके आप एथेनॉल बना सकते हैं। खासतौर पर कि सरकार का टारगेट है कि इसी साल 2025 तक करीबन 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर ले। तो सरकार, अगर ये ऐसा होता है तो सरकार उससे अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को काफ़ी आसानी से अचीव कर सकती है। ओके, बिल्कुल हसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश अग्रवाल जी, क्या शुगर स्टॉक्स दोबारा तेज़ी की शुरुआत हुई और काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है पिछले 3-4 महीने में। अब डीजल में भी बात हो रही है ब्लेंडिंग की, एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ने की भी बात हो रही है। क्या माना जाए ये स्टॉक्स अब पोर्टफोलियो में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। खासकर अगर मैं कहूँ कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तो बिल्कुल ही होने चाहिए, अगर सारे की बात नहीं की जाए तो। टॉप 2 पिक्स अगर कहा जाए हमारे हाउस की, तो इसमें बलरामपुर चीनी और ईआईडी पैरी आती है। बलरामपुर चीनी की बात की जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है, जो कि न केवल शुगर में, एथेनॉल में, भोजन में भी है। और सबसे अच्छी बात, जैसे अभी बता रहे थे आपके सहयोगी, कि जो अलाउ हो गया है एथेनॉल वगैरह में प्रोडक्शन के लिए शुगर सिरप और शुगर का, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, जो कि पिछले साल बैन हो गया था और उसके बाद ये शुगर कंपनीज को एक ट्रिगर आया, जिसमें हम सवेरे से ही तेजी देख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर की अगर बात की जाए तो ये 2000 करोड़ रुपए का एक एक्सपेंशन कर रहे हैं केन बेस्ड पॉलीलैटिक एसिड में, जो कि रोड वगैरह बनाने के काम में आएंगी, और सिंगल यूज अदर प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेटिव होगा। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी भी बहुत अच्छी अंडर वैल्यूड है, वहां नजर रखनी चाहिए। दूसरी, अगर ईआईडी पैरी की बात की जाए तो न केवल शुगर का, बल्कि उसमें जो कोरोमंडल की होल्डिंग है, उस कारण से भी उसमें एक अच्छी वैल्यू बनती है। दूसरे, अगर ईआईडी पैरी का मार्केट कैप देखेंगे और कोरोमंडल की होल्डिंग की वैल्यू देखेंगे तो मार्केट कैप उससे कम है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ईआईडी पैरी के जो शुगर बिजनेस है वो टोटली फ्री मिल रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, अच्छा डिविडेंड देती है। तो ये 2 स्टॉक हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है और हमें 2 स्टॉक्स में अच्छे खासे बुलिश है। ईआईडी पैरी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। बलरामपुर चीनी एक एक्टिव ट्रेड रहा ही है। अच्छा, बलरामपुर चीनी जिस तरह से भागा है आज, ये इसने ज्यादातर समय तो वैसे भी पिछले पिछले महीने बैन में बिताया, आज बैन में आज फिर बैन में चला जाएगा। बैन में आ जाएगा। हाँ। तो अगर ट्रेड लेना है वो डिलीवरी बेस्ड ही रहेगा। हाँ, नहीं, आज ले सकते हो, आज ले सकते हैं। आज लेके उसके बाद रखना पड़ेगा आपको काफ़ी टाइम तक, क्योंकि आज वैसे भी ऑफ हाइज है ये। मुझे लगता है कि कल से शायद कल 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस चलेगी स्टॉक, लेकिन तेज़ी है यहाँ पर। और बहुत टाइम के बाद बलरामपुर ने जब से 450 क्रॉस किया, इसने मुड़ के नहीं देखा है। ये देखिए चार्ट इसका स्क्रीन पर आएगा हर्षदा। ऐसे स्टॉक्स वैसे आप डिलीवरी में भी ले लें तो भी ठीक है, पर मेरे ख्याल से लेके बैठे रहें। अगर आप ले रहे हैं तो जैसे कॉल लेके बैठे रहें, फिर ये कर सकते हैं आप चाहें तो। अब गाबा जी 603 पर ले रहे हैं क्या आज आप, या पहले ही ले लिया बलरामपुर? नहीं, बलरामपुर चीनी एक्चुअली बलरामपुर चीनी में काफी दिनों से अप मूव मिल रहा है, 1-2 दिन का नहीं है। और जैसे मूव मिला करीब 500 के आसपास, अब थोड़ा स्ट्रेच है 604 में, लेकिन बाई मोड पर है। स्टॉप थोड़ा डीप है 575 का, तो अगर 575 का डीप स्टॉप लगाकर सेल सकते हैं तो शायद 650 भी देख सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेच है, पैराबोलिक मूव नजर आता है मुझे, लेकिन यस, इट्स ऑन। तेजी तो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। चलिए अब कॉर्पोरेट स्कैन की फटाफट से बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ केपीआई ग्रीन का मैनेजमेंट है। कंपनी ने हाल ही में क्यूआईपी के जरिए 1000 करोड़ रुपए के फंड्स जुटाए। रकम का इस्तेमाल कुछ कर्ज भुगतान के लिए किया जाएगा। अब आई थिंक पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, वो डिटेल्स मैनेजमेंट से ही समझेंगे। और ग्रोथ आउटलुक क्या है, क्योंकि इस सेक्टर में हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी आती हुई दिखाई दी। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एजीएम में भी न्यू एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उल्लेख किया गया था। हमारे साथ केपीआई ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर फारूक पटेल अब जुड़ रहे हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका। एक बहुत ही सक्सेसफुल क्यूआईपी आपका, 1000 करोड़ आपने रेस किए। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, और मुझे एक अंदाज़ा अगर दे सके कि कितनी इक्विटी डाइल्यूशन हुई है इस क्यूआईपी में? एज़ पर पर्सनल इक्विटी अगर मैं कहूँ तो मेरा 53 था, वहाँ से 48.77 डाइल्यूशन हुआ। और कंपनी वाइज 9% के करीब में ऑल टुगेदर डाइल्यूशन दिया है 1000 करोड़ जुटाने के लिए। और उसमें जैसे आपने पूछा कि कौन कौन पार्टिसिपेट हुए, तो मॉर्गन स्टैनली है, बैंक ऑफ अमेरिका है, दांडी सोसाइटी जनरल है, गोल्डमैन सैक है,
अगेन मोतीलाल ओसवाल है, इन कुछ मार्के इन्वेस्टर्स जो हैं उन लोगों ने ही 90% के ऊपर में इसमें पार्टिसिपेंट हुए हैं। और दैट्स 1000 करोड़ जो है वो 500 करोड़ का QIP था और 500 करोड़ ग्रीन सू ऑप्शन था, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया इसमें, जिसकी वजह से हम लोगों ने ग्रीन सू ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो गुड आफ्टरनून पटेल जी। अब फिर इसका प्राइमरी पर्पस क्या सिर्फ डेट कम करना था या कोई और भी था? डेट तो साथ में कम करना ही था, लेकिन आगे जो प्रोग्रेस और जो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं उसके लिए नया डेट आएगा, तो 1:1 का रेशियो जो हमारा है वो हम मेंटेन नहीं कर पाते अगर हम लोग ये QIP के अंदर में डाइल्यूशन नहीं करते तो। सो हमारा कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, IPP बिजनेस इज अ कैपिटल इंसेंटिव तो उसमें आप डेट लेते रहेंगे? तो उसमें डेट अगर मान लो लेना है, आज की तारीख में 240 मेगावाट DC खावड़ा का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के अंदर में डेट अगेन आएगा, लेकिन वो अभी मॉनिटोरियम पीरियड में है। तो मॉनिटोरियम पीरियड इज अगेन आपको आज के आज डेट नहीं दिखाई पड़ेगा, वो 2 साल या 1.5 साल के बाद ही वो दिखाई पड़ेगा। इन एनी केस 1:1 के रेशियो के ऊपर हमारा मानना ऐसा है कि कितना भी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस हो, लेकिन डेट का जो स्थिति है वो 1 के नीचे रहे, वो बेहतर होता है हमेशा के लिए। जो आपने खावड़ा प्रोजेक्ट मेंशन किया, मैं आज सुबह में NHPC के मैनेजमेंट से भी बात कर रही थी, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप सप्लाई कर रहे हैं गुजरात विद्युत निगम के लिए? जी 200 मेगावाट AC, 240 DC इन खावड़ा, और उसके बाद हम लोगों को 970 मेगावाट DC का और गुजरात गवर्नमेंट यानी GUVNL से और ऑर्डर भी आया है IPP का। तो IPP का जो हमारा पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो आज की तारीख में 1.3 गीगावाट का हो गया है। ओके, आज 200 हम लोग का रन कर रहा है, लेकिन आगे वाले दिनों के अंदर में 1.3 गीगावाट का वो पोर्टफोलियो हो जाएगा। टुडे द रेवेन्यू जो है हमारा, उस आप देखोगे तो उसमें 13% IPP है और बाकी का CPP है, यानी EPC CPP जो आप कह सकते हैं उसको। अब जो होगा वो ट्रेजरी में ऐसा होगा कि 35% के करीब IPP से हमारा रेवेन्यू आना शुरू होगा, और IPP का जो EBITDA इज़ अ वेरी हाई EBITDA, इज़ अबाउट 76-78% EBITDA होता है, जिसकी वजह से पैट के अंदर में IPP ऑलवेज गिव यू द गुड पैट एंड CPP ऑलवेज गिव यू द गुड टॉप। आप समझ रहे हो कि रेवेन्यू वहाँ से ज़्यादा आएगा, लेकिन जो पैट है, और हमारी नज़र हमेशा एज अ गुजराती बिजनेसमैन हम लोग यही सोचते हैं कि कितना पैट हमको गेन करके दे रहा है, दैट इज़ आवर थिंग्स। ओके, आपकी 2 लिस्टेड कंपनियां हैं, एक तो KPI ग्रीन है और एक KPEL भी है, जो आई थिंक विंड प्रोजेक्ट्स में है। वो कहाँ पर ज़्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है आपको आजकल? सर हमारी 3 लिस्टेड कंपनियां हैं। Okay. KPI ग्रीन एनर्जी भी है, KP ग्रीन इंजीनियरिंग है एंड KP एनर्जी है। अब ये तीन कंपनी में हमारे लिए तो सब एक समान ही है। अट्रैक्शन की बात इस वजह से नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या एक दूसरे के सपोर्टिंग में चल रही है। KP एनर्जी के पास भी आज 2 गीगावाट के ऊपर में ऑर्डर्स हैं। KPI ग्रीन के अंदर में ग्रीन एनर्जी के अंदर में भी आप देखोगे तो 2.4 गीगावाट के ऑर्डर्स हैं। हमारा जो मिशन है वो 10 गीगावाट का बाय 2030 है। उसमें सपोर्ट करने के लिए KP ग्रीन इंजीनियरिंग जो है वो विंड के टावर्स वगैरह बनाती है, सोलर के MMS स्ट्रक्चर वगैरह बनाती है। इस तरह से KP एनर्जी जो है वो सारी के सारी विंड के EPC वगैरह सबसे ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, 14 साल पुराना एक्सपीरियंस हो गया है उसका भी। और इधर में KPI जो ग्रीन एनर्जी जो है वो सोलर के IPP और सोलर के अंदर में काफ़ी कुछ कर रही है। सो यू कैन से तीन पैरेलल आप कह सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर में तीन मिल के 10 गीगावाट का कंप्लायंसेस हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इसी स्टूडियो में आपको सर बताऊं कि 1 साल 1.5 साल पहले 1 गीगावाट का नेम लिया था कि दिसंबर 25 तक में हम लोग 1 गीगावाट थ्रू द कंपनी करेंगे। आज की तारीख में हम गर्व से कह सकते हैं कि 1.3 गीगावाट हमारा हो चुका है बिफोर 1.5 साल। सो द पेस इज गोइंग विद द 60 से 70% के पेस के ऊपर में कंपनी जा रही है। सो वी विल डू इट एंड वी विल कंट्रीब्यूट अवर इंडिया का जो मिशन है, PM साहब का जो मिशन है कि 500 गीगावाट बाय 2030, उनमें हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और 10 गीगावाट तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। रोड पाथ बिल्कुल तैयार है, ऑर्डर्स इन हैंड है
now we have to do the execution. ये मेरे को एक अंदाजा दे सके जो प्राइवेट कंपनियों की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है स्पेशली ऑन द KPEL साइड, वो कितना और स्केल होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल हमने मुकेश अंबानी के जुबानी खुद सुना, यू नो, न्यू एनर्जी इज गोइंग टू बी द न्यू ग्रोथ इंजन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। उसमें से इन कॉर्पोरेट्स जब इस तरह के बड़े कदम उठाते हैं और कमिटमेंट दिखाते हैं, कितना ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी कंपनी की तरफ आता है बिजनेसेस में? सी, एक चीज़ तो ज़रूर है कि बड़ी कंपनियां जैसी आपने जैसे कहा कि मुकेश साहब ने भी जो कहा जिस तरह से कि इससे एक बस खड़ा हो रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में बस का खड़ा होना हमारे लिए, देश के लिए भी, इंसानों के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और प्राइवेट बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर है वो जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो आगे वाले दिनों के अंदर में बहुत ही अच्छी तरह से इसको आगे मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ओके, आपके पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत शानदार रहे थे, प्रॉफिट, एबिटा, रेवेन्यू ऑलमोस्ट हर कुछ डबल हुआ था। यहाँ से क्या रन रेट टारगेट कर रहे हैं आप? आई विल से कि हम लोग लास्ट 9 क्वार्टर से एक से ऊपर ही दे रहे हैं, एक्सेप्ट दी लास्ट मार्च। हम लोग एक के ऊपर एक ही आ रहा है, यानी क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 बेटर होगा, दैट आई कैन से। क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 बेटर होगा, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 बेटर होगा। दैट इज़ आवर थिंग कि हम लोग वो देते ही रहे हैं लास्ट 2 ईयर से भी, 3 ईयर से भी, और अभी भी आगे भी देते रहेंगे, और आप इसको भी विटनेस करेंगे। मैं फाइनली एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप स्पेसिफिकली नंबर पर एक आउटलुक नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपने अपनी कैपेसिटी में अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस वो परफॉर्मेंस दिखाया है, आपका कुछ तो बॉल पार्क फिगर होगा कि FY 25-26 में आप कितनी रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट करना चाहते हैं, फिर क्या प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहते हैं? सी, प्रॉफिटेबिलिटी इज डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ योर टॉप लाइन। द परसेंटेज ऑफ योर टॉप लाइन आप देख ही सकते हैं कि वो 17 से 18% इन KPI है, 10 से 12% इन KP एनर्जी है, इसी तरह से 10% जो KP ग्रीन इंजीनियरिंग के अंदर में ऑलरेडी है। अब टॉप लाइन की बात करें तो 60 से 70% आप ऊपर ही चल के, लास्ट ईयर जो हमारा ऑल ओवर था 1855 था, अगर ब्रेक करके आप देखोगे तो 1030 करोड़ रुपया जो था KPI से था, 600 समथिंग था वो KP एनर्जी में था, और बाकी का दूसरी कंपनी में था। तो ये इसको 60 से 70% आप अब गिन के चलिएगा। इट्स रीज़न, आप Q1 के पूछोगे तो मैं बता दूंगा, इट्स डिक्लेयर ऑलरेडी। ऑफ कोर्स, वो हम सब जानते हैं, बट थैंक यू पटेल साहब एंड गुड लक टू यू। एक प्रॉमिसिंग बिजनेस, और देखिए ग्रीन एनर्जी इज द वे टू गो। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, करीब 4.5 से 5% ऊपर इस समय कारोबार में दिखा रहा है। बात करते करते स्टॉक एक एक्शन दिखाने लगा है। राजेश अग्रवाल, आपने हमारी चर्चा सुनी, और इनफैक्ट ये सोलर EPC प्लेस पर हम काफ़ी डिस्कशन पहले भी करते आए हैं। आप ट्रैक करते हैं कंपनी को? जी, हमारी एक्टिव ट्रैकिंग में तो नहीं है, बट फिर भी हमने देखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हुई कंपनी पिछले तिमाही में, जैसे अभी मैनेजमेंट भी कह रहे थे कि अच्छा खासा जंप आया था, करीब डबल हो गया था बॉटम लाइन, और कुछ नए ऑर्डर्स भी इन्हें हाल ही में पिछले हफ्ते 2-4 दिन में मिले 13.3 मेगावाट के। सबसे अच्छी बात है कि डेट ऑलमोस्ट 0 हो गया है आफ्टर दैट QIP एंड ऑल। बट अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच है, और इस साल में ही अगर कहा जाए लास्ट 52 वीक में ही तो करीब 4 गुना ये स्टॉक हो चुका है, 3.5-4 गुना। तो बेहतर होगा कि कोई करेक्शन हो तभी कोई एंट्री करे। 850 के आसपास कोई एक अच्छा लेवल होगा जहां पर एंटर किया जा सकता है। इस वक्त किसी के पास है तो वो होल्ड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मीनवाइल एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 684 पर। अब AU बैंक आज शानदार मूव इसमें, आज सुबह सुबह ये क्विक सिंगल्स में पिक हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि अगर निकाल पाऊँ कि कहाँ ये स्टॉक पिक हुआ था। लेकिन मानस, आपने पिक किया था क्या? ये जो स्टॉक है वो 652 पे था जब रिकमेंड किया गया था, 643 के स्टॉप लॉस के साथ 670 के टारगेट के लिए। 670 का टारगेट मानस का था। मानस, सारे टारगेट हिट हुए, शानदार कॉल रही है। अब क्या करें यहाँ पर? आई थिंक यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा सा लंबा समय आने वाले 2 से 3 हफ्ते के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तब तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या 1 से 2 दिनों का आपका व्यू है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन अगर आप पोजीशन होल्ड करें तो मेरा समझना है कि इस बार ये जो पिछला स्विंग हाई 700 रुपए के आसपास था उसको ब्रेक करके 740 से 760 की रेंज में जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 654 के नीचे रखें, जहां पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज आता है।
ओके तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टारगेट हिट हुआ है, लेकिन एक अच्छा चर्न देखने को मिला है। कल हम बात कर रहे थे जियो फाइनेंस की भी। आज दरअसल कंपनी की एजीएम चल रही है, वहाँ से कुछ की टेकअवेज मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जियो का जो पेमेंट सोल्यूशंस का बिजनेस है वो परसू कर रहा है मर्चेंट टाई-अप्स के लिए, तो वो होते हुए दिखाई देंगे। एडवांस स्टेजेस में है, कंपनी जल्द ही होम लोन्स भी लॉन्च करने की क्षमता रखती है, तो वो शायद अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा। जियो फाइनेंस ऐप 10 लाख का डाउनलोड देख चुकी है, यानी कि 10 लाख यूजर्स ने इसे डाउनलोड कर लिया है। एक अप्रूवल मिलने की पूरी उम्मीद ब्लैक रॉक के साथ कंपनी जो करार करना चाह रही है, और की लीडरशिप आइडेंटिफाई हो गई है ब्लैक रॉक के जेवी के साथ। तो ये इनफैक्ट एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट यहाँ पर जियो फाइनेंस पर आती हुई। स्टॉक आपके सामने 324 के आसपास कर रहा है कारोबार, फ्लैट है। राजेश अग्रवाल, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। देखिए, होम लोन लॉन्च करना, डाउनलोड्स का फिगर आ गया है, आगे मर्चेंट टाई-अप्स होंगे, एंड ब्लैक रॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है दरअसल जियो फाइनेंस के लिए, अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। कल इंतजार था कि कुछ लिस्टिंग पर अपडेट आएगा या नहीं, उस पर कोई हिंट नहीं दिया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में। लेकिन ये जो हम चीजें सुन रहे हैं जियो फाइनेंस के मैनेजमेंट की तरफ से आज इस एजीएम में, अब आपकी क्या राय होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई विजिबिलिटी नहीं है आईपीओ इस साल आएगा या नहीं दूसरी एंटिटीज का? आई बेग योर पार्डन। हर्षदा जी, ऐसा है कि जिस दिन जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई थी और कोइंसिडेंटली मैं आप ही के साथ था चैनल पे, एंड उस दिन से ही हम लोग इसमें बुलिश है और लगातार कई बार हमने इसमें बाय कॉल दी है। और हम अभी भी समझते हैं कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम 2-3 साल 4 साल इसमें बैठे रह सकते हो, उन्हें इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। एक मुश्त ना करें तो एसआईपी बिल्कुल करें, कई बार हमने कहा है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी कोई विजिबिलिटी नहीं है, इस वजह कर ही हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा अवधि का नजरिया रखें। कंपनी जिस तरीके से ब्लैक रॉक के साथ करार कर रही है, जिस तरीके से नए लॉन्चेस हो रहे हैं होम लोन में, इंश्योरेंस में, और अब ब्रोकिंग में भी आ रहे हैं, जो हेल्म पे चरणजीत सिंह अत्रा साहब और बड़े-बड़े नाम जुड़े हुए हैं, रिलायंस की जो होल्डिंग है इस कंपनी में, इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हो सकता है कुछ दिनों तक ये कंसोलिडेट करे, आपको कुछ रिटर्न नजर नहीं आए, बट लंबी अवधि में के लिए एक बहुत अच्छा पिक है और इसे बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक मान के रखना चाहिए। ओके, मीनवाइल जियो फाइनेंस की बात हो रही है, तो एक बार जरा आप लेकर आइए स्टॉक पेटीएम का। और पेटीएम कल लिया था ग्रीन में हमने वो न्यूज़ पर कि वो जो फाइनली आरबीआई की तरफ से कुछ तो इनको डील मिल रही है, फाइनली कुछ तो पॉजिटिविटी आ रही है। इन्वेस्टमेंट ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए इनके बिल्कुल। और पेमेंट सोल्यूशन यहाँ पे मैं बताऊँ हर्षदा आपको एक्चुअली असली ट्रिगर क्या है। असली ट्रिगर यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ब्लॉक होना है, जिसमें जब एक बार वो ब्लॉक हो जाएगा तो फाइनल चाइनीज़ एंगल भी खत्म हो जाएगा। वो एंटफिन का ब्लॉक होना है, वो जब भी होगा, आई थिंक बहुत क्लोज है हम उस ब्लॉक डील के, तो वो होने की तैयारी हो रही है। बट एनीवे, पेटीएम पर एक आई थिंक 300-350 में मैंने एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया था, क्योंकि उस समय बात ये हो गई थी, तब समय था जब लगातार आरबीआई की नेगेटिव खबरें आ रही थी। 2 दिन लगातार स्टॉक ने डाउन सर्किट लगाया था, 3 दिन, क्योंकि देखिए इवेंचुअली उससे ज़्यादा तो कैश था, मतलब जिस समय स्टॉक की वैल्यू आ गई थी उस समय, प्लस कोई भी चीज़ एक प्राइस पर आकर अच्छी हो जाती है। तो ये पेटीएम इस समय कहाँ से गिरा था, वो 800 से गिर के आई थिंक 200-250 तक आ गया था, वहाँ से खैर अच्छी खासी इसमें रिकवरी रही है यहाँ पर। राजेश जी, पेटीएम पर भी कोई व्यू है कि अभी आपने जियो फाइनेंस की बात की, पेटीएम है बाय या फिर नहीं? इन वन वर्ड कहा जाए तो नहीं। आपकी बात सही है कि किसी लेवल्स पे आके स्टॉक अट्रैक्टिव लगने लगता है, ऊपर से इतना गिर गया ये वो, लेकिन अगर आप बॉटम लाइन देखो तो आज भी मेरे ख्याल से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, तो 800 कुछ करोड़ रुपए के लॉस इस क्वार्टर में आए थे। तो अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कुछ इन्होंने अपने टिकटिंग वगैरह के बिजनेस बेचे हैं, वो सब हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है कैश आए, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी इसे पॉजिटिव में आने में बहुत समय लगेगा। तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भले यहाँ वहाँ आती रहती हो, बट इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारी तरफ से अवॉइड है। इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड है, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको खूब मिली है, 10% का इजाफा। कल जो हम अपडेट दे रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वो पेटीएम पेमेंट सॉल्यूशंस को अप्रूवल मिल गया है, अब मामला आरबीआई में जाएगा। अगर आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया, फिर देखना होगा कि एनपीसीआई इनको अप्रूवल देता है या नहीं,
और नए यूजर्स ऑन बोर्ड करने के लिए। अब जिस तरह से स्टॉक मूव कर रहा है, देखते हैं वो अप्रूवल आ रहा है या नहीं, लेकिन वही अगला कदम होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा स्विंग पेटीएम के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका इम्पैक्ट आज के आज अगले आधे घंटे में दिखने लगेगा। MSCI में कई सारे स्टॉक्स जो वेटेज बदला है, कुछ इंक्लूजन भी हुआ है। अगस्त में जो रिव्यू हुआ था ये आज 30 अगस्त ऑनवर्ड्स दरअसल आफ्टरनून में लागू होने वाला था। अब इसका कितना किस स्टॉक पे असर पड़ेगा, किस तरह का इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा, कहां पर वेटेज बढ़ा है घटा है, इस सब की अपडेट आपके सामने आ रही है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक बताइए। आज एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होगा, क्योंकि MSCI इंडेक्स रिव्यू जो पहले अनाउंस कर चुका है वो आज ट्रेडिंग सेशन में लास्ट 1 घंटे में होगा फ्लोज इंडियन मार्केट के अंदर। इंडिया को इसके कारण ऑलमोस्ट $5 बिलियन के ऊपर इन्फ्लोज आएंगे। अगर आप देखेंगे $5 बिलियन तो करीबन 40,000 करोड़ के ऊपर आज के दिन में इंडियन इक्विटीज़ में आएंगे। ये पूरा इंडियन मार्केट है। ये जो MSCI का इवेंट है ये एक नेट इनफ्लो हाई इम्पैक्ट इवेंट है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। इसमें क्या हो रहा है, देखो चेंजेस इफेक्टिव होंगे फ्रॉम मंडे। आज के दिन सब इंक्लूजन्स जो भी MSCI ने अनाउंस किया वो सब होंगे। MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है, जो सबसे मेन इंडेक्स है जो हम ट्रैक करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। ये इंडेक्स में MSCI ने पहले कहा था कि 7 एडिशन होंगे और 1 डिलीशन होगा। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में 27 एडिशन होंगे और 6 डिलीशन होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का वेटेज कितना हो गया है MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। मई 2024 में इंडिया का वेटेज था 19.2%। अभी ये जुलाई 2024 के एंड में इंडिया का वेटेज हो गया है बढ़कर ऑलमोस्ट 20%, टू बी प्रिसाइज 19.8% है इंडिया का वेटेज इन MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इसके कारण इंडिया को ज़्यादा वेटेज मिल रहा है, ज़्यादा इन्फ्लोज मिल रहा है। और ये इसका कारण ये है कि इंडिया जो है उसने बहुत आउट परफॉर्म किया है दूसरे मार्केट्स को, लाइक चाइना, कोरिया, ताइवान। इंडिया ने सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया, उन सबसे आगे निकल रहा है पिछले कई महीनों में इंडियन मार्केट्स। अभी हम आएंगे स्टॉक्स के तरफ, जो स्टॉक्स जा रहे हैं इनसाइड द MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स। सबसे पहले जाइडस लाइफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, डिक्सन टेक, OFSS, ऑयल इंडिया, वोडाफोन आइडिया, RVNL। एक स्टॉक बाहर निकलेगा वो है बंधन बैंक। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है आज HDFC बैंक में। HDFC बैंक और HDFC का मर्जर होने के बाद MSCI ने कहा था कि इसका जो मर्ज्ड एंटिटी है, जो अभी इकलौता एंटिटी जो ट्रेड हो रहा है, उसका वेटेज बढ़ जाएगा। ये जो बढ़ावा आएगा वो 2 ट्रांच में होगा। आज होगा एक ट्रांच, ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का इन्फ्लोज आएगा HDFC बैंक में। और नवंबर सीरीज़ में, जब नवंबर में फिर से MSCI का बैठक होगा, तब और एक ट्रांच आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक के लिए एंड ऑल्सो अडानी स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। MSCI ने कहा कि अभी तक जो उन्होंने रुका के रखा था, जो भी डिसीजन मेकिंग है ऑन अडानी स्टॉक्स, वो एम्बार्गो अब लिफ्ट हो चुका है। अगले जो क्वार्टर है उसके बाद वापस MSCI अडानी स्टॉक्स को एज इक्वल एज अदर स्टॉक्स ट्रीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। और एक चीज़ याद रखना जरूरी है, ये जो स्टॉक्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ये लोगों को पहले से पता है। एक्टिव फंड मैनेजर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, तो डोंट गेट स्टक ऑन द रॉन्ग फुट ये पर्टिकुलर इवेंट के कारण। बट आज ऑलमोस्ट $5 बिलियन, करीबन 40,000 करोड़ का इन्फ्लो है बिकॉज ऑफ MSCI। 40,000 करोड़ का इन्फ्लो। तो जब आप सोमवार को FII फिगर्स देखेंगे चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इस खबर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अनुज, घूम फिर कर बात फिर HDFC पर ही आ जाती, क्योंकि HDFC में आधा अब आएगा और नवंबर में दोबारा रिव्यू करेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए वहां पर और फ्लो आएगा? नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए हर्षदा कि नवंबर में और फ्लो आएगा। लेकिन जैसा विवेक भी कह रहे थे कि बहुत समय से मार्केट को पता था कि ये सब हो रहा है। और देखिए आज भी सुबह कहाँ खुले हम और कहाँ नीचे आ गए। अब हो सकता है लास्ट का 3 PM मूव बाकी हो उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि जो विवेक ने बातें कही उससे मैं एक चीज़ बताऊँ, इस समय अगर आपको कोई एक स्टॉक डार्क हॉर्स की तरह अगर देखना है तो वो होगा बंधन बैंक। क्योंकि बंधन बैंक में देखिए आप, ये जो पिछले कई दिनों से इसमें जो सेलिंग हुई थी वो इसीलिए थी कि ये MSCI से बाहर हो रहा है, बेचारा बैंक निफ्टी से भी शायद बाहर हो गया। नंबर्स इसके अच्छे थे हालांकि उस हिसाब से। और ये देखिए स्टॉक कहाँ का कहाँ करेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए अगर प्योरली रिस्क रिवॉर्ड की अगर आपको बात करनी हो तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रिसेंट डोज का 170 के करीब का था,
170 के नीचे की मुझे जगह नहीं दिखती यहाँ पे। अपसाइड में हो सकता है 250-300 की भी जगह हो। तो अगर बेट करना हो इस इवेंट के बाद किसी एक पर, तो वो बंधन बैंक होगा। अगेन अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क टेकर हो तो HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक चलना तब शुरू होगा जब उसके नंबर्स आने शुरू होंगे। जब तक नंबर्स नहीं आएंगे, ये सब टेक्निकल फैक्टर्स हैं, टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कभी बाइंग आ जाए कभी नहीं आए। लेकिन HDFC बैंक पे जो मेरा एक व्यू रहा है कि ना तो मुझे 17.5 से ऊपर की तेज़ी दिखती है यहाँ पर, ना मुझे यहाँ पर 1550 से नीचे की मंदी दिखती है। तो ये कुछ टाइम तक एक टाइम करेक्शन के थ्रू ज़्यादा रहेगा और यही टाइम स्पेंड करेगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ जाए। वो खाली MSCI से नहीं आएगा, MSCI चाहे जितनी मर्जी बाइंग आप कर लीजिए, जब तक नंबर्स नहीं आएंगे तब तक स्टॉक में रैली सस्टेन नहीं करेगी। जो भी रैली आएगी, जो जैसे पिछली बार भी हुआ था, जैसे वो स्पेस खुला, बड़ी रैली आई, अगले दिन वो फिजल आउट हो गया। हाँ। वो फिर उस दिक्कत वहीं पर आएगी कि वो फिर फिजल आउट बहुत जल्दी हो जाएगी रैली। ये देखिए किस तरीके का चार्ट है स्टॉक का। बहुत ही सीमित दायरे में HDFC बैंक जो कर रहा है उससे करने दीजिए, लेकिन बंधन बैंक पर फोकस कीजिए। सोनी, बंधन बैंक का मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट आ ही गया है 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2% ऊपर, और जाते जाते यहाँ पर पोजीशन शायद और बढ़ेंगी जिस तरह का इनफ्लो आने वाला है। आप खरीद रही हैं क्या? हर्षदा जी, यहाँ पे डेफिनेटली बंधन बैंक मुझे लगता है कि अगर आज 202 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक 206 210 के रेंज में टेस्ट होते हुए नजर आ सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। सो 196 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कोई बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 206, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 210 का भी टारगेट रहेगा, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 196 का यहाँ पे लगाए। ओके, मीनवाइल वो बात करते करते पेटीएम अब 12% ऊपर हो गया, 618 पर आ गया अब वो स्टॉक, और बहुत ही शानदार मूव आ रहा है इसमें। इनफैक्ट आई थिंक जिस तरीके से मूव आ रहा है, मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद वीकेंड पे कोई न्यूज़ आ जाए। जिस तरीके से स्टॉक एकदम से चलना शुरू हुआ है और अब 12% के करीब ये स्टॉक इस समय आपको स्क्रीन पर तेज़ी करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, कविता जी भी जुड़ी हमारे साथ, उनसे ट्रेड लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगी आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने आप अभी MSCI की बात कर रहे थे और डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसी पर मेरा कॉल होगा। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर भी किया है। 13,499 पर एज ऑफ नाउ काउंटर ट्रेड कर रहा है। आज का हाई प्रीवियस हाई 13,620 के आसपास का है। वंस उसे क्रॉस कर देता है तो 14,200 तक की रैली की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो एक स्विंग ट्रेड की तरह इसे देखेंगे। 13,370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और जो लोग ऑप्शंस के रूट से इसे देखना चाहते हैं वो 13,500 का कॉल देख सकते हैं। 529 पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 620 750 के प्राइस टारगेट के लिए आप 13,500 का कॉल देखें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 460। जी हाँ, डिक्सन में भी इसका इंक्लूजन हुआ है MSCI इंडेक्स में, और वहाँ पर भी रफ्तार आती हुई दिखाई देगी। तो 13,500 वाला कॉल आप लेकर चल सकते हैं, वो एक बड़ा मौका है तेजी का। ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखिए। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे चार का चौका के रूप में। सस्ता ऑप्शन सोनी जी देंगी। राजेश सातपुते FNO सुपरस्टार निकाल के हमशोर बैठे हैं। कविता जी आ गई है तो चार्ट का चमत्कार उनसे लेंगे, और राजेश अग्रवाल हमको बताएंगे मिड कैप फंडा। ये सारे ट्रेड्स चलिए अब आपके सामने करना शुरू करते हैं पेश। सोनी जी बताइए, सस्ता ऑप्शन। जी हर्षदा जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में सन टीवी पे सितंबर सीरीज की 840 कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहती हूँ। अभी करीबन 20 रुपए 50 रुपए में चल रही है, इसी लेवल पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए 12 रुपए का। पहला लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 30 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है। दूसरा लक्ष्य रहेगा 34। एक कंसोलिडेशन कर रहा है सन टीवी यहाँ पे। मुझे लगता है 830 33 को जब दोबारा टेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 850 860 स्टॉक में नजर आ सकता है। सो इसलिए यहाँ पे 840 कॉल ऑप्शन के जरिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 840 का कॉल ऑप्शन लीजिए सन टीवी का 20 रुपये 50 पैसे पर इस समय। ये हो गई सोनी के पिक। राजेश जी, आपका FNO सुपरस्टार। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है सिप्ला पे बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। एक्सक्यूज मी, 1660 1660 मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। 1660 का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे जो टारगेट अनफोल्ड होता है दैट इज 1700 प्लस। तो इट्स अ बाय इन सिप्ला। स्टॉप लॉस होगा 1645 का। ओके, तो 1645 का स्टॉप लॉस और तेजी का ट्रेड। सिप्ला आज आउट परफॉर्मर है, यहाँ पर आप बाय साइड का ट्रेड लेकर चलें। कविता जी बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? चार्ट का चमत्कार। या आशा जी, सो चार्ट का चमत्कार में केमिकल से जाएंगे, दैट इज UPL।
यूपीएल पर बहुत ही अच्छा रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, 598 के लेवल पर है। ऑल्दो आज काउंटर 3.5% बढ़ा है, बट एज ए स्विंग ट्रेड की तरह देखें तो मुझे लगता है काउंटर 630 640 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो इट्स अ पोजिशनल कॉल अंटिल काउंटर अपने 580 के लेवल को मेंटेन किए हुए है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 640 650 आप यूपीएल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, यूपीएल पर एक बाय इस समय कविता जी की तरफ से। राजेश अग्रवाल जी, आपकी बारी, मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से एलजी बालकृष्णन देना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव चेन सॉकेट्स, चेन टेंशनर में एक अग्रणी कंपनी है। रोलोन ब्रांड के नाम से इनके चेन्स आते हैं और करीब करीब 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के ओईएम सप्लायर है। अभी इन्होंने एक स्टार्टअप जो ईवी का स्टार्टअप था उसमें निवेश किया है, तो वो एक तरीके से दर्शा रहा है कि शायद ये ईवी में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तिमाही के नतीजे देखेंगे तो टॉप लाइन में 16%, बॉटम लाइन में 18% की ग्रोथ थी। फोकस अब इनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है उसे बढ़ाने की है, और सबसे अच्छी बात है कि डेट एकदम नेग्लिजिबल है, रेदर है ही नहीं। मुझे लगता है ये स्टॉक 1500 सवा 1500 के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, एलजी बालकृष्णन में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। चलिए सारे ट्रेड्स में आपके लिए फिर से रिकैप कर रही हूँ। सन टीवी 840 का कॉल दिया है सोनी ने, यहाँ पर एक अच्छा मौका है, पोजीशंस आप तेज़ी की ही रखें। 23 पर है, 23 अब आगे 34 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिर आई बारी एफनो सुपरस्टार की। सिप्ला 1700 के ऊपर निकलता हुआ काउंटर 1645 स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश सातपुते का पिक। चार्ट का चमत्कार में यूपीएल आज के टॉप परफॉर्मर पर नजरें हैं कविता जी की। 630 640 के लेवल्स आगे ये स्टॉक आपको अचीव करके दिखाएगा। और एलजी बाला पसंद है राजेश अग्रवाल को। 1500 1525 के टारगेट के लिए एक मौका बन रहा है। एक स्टॉक जो एक अच्छा खासा जोर दिखा रहा है वो है आपके लिए भारती एयरटेल का। वो स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। ये हम इनफैक्ट दिन के दौरान पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2% के गेंस इधर बन रहे हैं, लगभग 1595 के आसपास तक के लेवल्स। मानस, ये क्या ट्रेड कैरी करेंगे? क्योंकि भारती एयरटेल भी अगर आप इस पूरे साल का चार्ट देखेंगे, नेली 50% से ज़्यादा के रिटर्न ये स्टॉक कमाकर दे चुका है। अब 4 महीने आगे और बाकी है, क्या किया जाए? खरीदेंगे क्या 1600 के भाव पर? देखिए, खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो वहां पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। एक टेक्निकल टारगेट आता है 1630 और फिर 1710, ये 2 टारगेट आते हैं। लेकिन अब अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो गिरावट पे ही करनी पड़ेगी। कोई करेक्शन देखने को मिले जहां पर 1570 से 1550 की रेंज देखने को मिले तो आप 1499 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। फिर 1710 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 1710 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अनुज, क्लियरली यहाँ पर कुछ तो है जो इस स्टॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है। हर्षिता, देखिए इसमें कल भी आई थिंक मैंने इसको बिग स्टॉक्स में पिक किया था, और आज भी सुबह मैंने एक चीज़ बोली थी, मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ। हो क्या जाता है, हर कोई आइडिया पे बेट कर रहा है, जबकि क्वाइटली भारती मूव कर रहा है। आप देखिए इस साल भारती 60% ऊपर है और वोडाफोन आइडिया फ्लैट है, और हर लेवल पर इसने पैसा बना के दिया। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पर अब मार्केट का एक बेसिक एजम्पशन क्या है। अगर वो एजीआर वाला मामला जो है, अगर तो वापस उस पर क्यूरेटिव प्ली एडमिट हो गई मान लीजिए, तो फ़ायदा तो दोनों कंपनियों को होगा। ऐसा तो नहीं है अकेला आइडिया का एजीआर था, सबका था एजीआर, तो वो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर नहीं हुई तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि पहले भी जैसे ऐसा हुआ था कि भारती की बैलेंस शीट के लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, और भारती फिर भी उसको पचा लेगा। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ यहाँ पर भी कि टेलीकॉम स्पेस में बहुत पैसा बनेगा आपको। और टेलीकॉम में क्या होता है, टैरिफ हाइक भले ही दिखने को वो 50 रुपये की 60 रुपये की होती है, परसेंटेज टर्म्स में वो काफ़ी कुछ ऐड कर दिया आपके नंबर्स में, और ये काफ़ी कुछ नंबर्स में ऐड करेगी भारती एयरटेल के आगे जाते हुए। और भारती एयरटेल में आगे जाकर ये एक इनक्यूबेटर कंपनी भी है, यहाँ से 2 और कंपनियाँ भी निकल कर आगे लिस्ट होंगी। तो ये एक और रीज़न है कि ये उस तरीके का स्टॉक है भारती एयरटेल जिसको आप रोल ओवर करें। हर सीरीज़ में इसको रोल ओवर करते जाइए। कोई ऐसी सीरीज़ नहीं रही है जिसमें इसने आपको लॉस करके दिया है। मोर और लेस हर सीरीज़ में इसने आपको प्रॉफिट बना के दिया है। और एक मेरे ख्याल से ये और इंडिगो 2 ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनका सबसे कंसिस्टेंट चार्ट है लार्ज कैप्स में। तो अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी को पैसा वोडाफोन में बनाना है,
भारतीय में नहीं बनाना। वो थोड़ा सा बोरिंग स्टॉक में पैसा बनाने में सबको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेके क्या ही बनाएगा, क्या बनाया पैसा, लेकिन इससे बहुत पैसा बनाया विदाउट इट डाउट। एक्चुअली हम वो वोडाफोन की प्राइस देख के लोगों के मुंह में लालच आ जाता है, पानी आ जाता है, लेकिन बड़ा पैसा तो भारतीय एयरटेल आपके लिए कमा रहा है। एक और बड़ा पैसा कमा कर देने वाला स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वे आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर अपडेट आ रहे हैं कि इन्होंने सफल के साथ एक करार किया है। सफल बेसिकली साफरान एक इजरायली कंपनी है, हेलीकॉप्टर इंजन्स के कारोबार में है, और हाल और सफल दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। ये बेसिकली जॉइंट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेंगी, जो एक नया हेलीकॉप्टर, न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर तैयार किया जाएगा। अरावली नाम का 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। तो आई एम अज्यूमिंग ये सेना, वायुसेना, नौसेना सबके काम आने वाला है हेलीकॉप्टर। उस पर हाल दरअसल काम करती हुई दिखाई देगी। उसके इंजन सप्लाई करने का काम सफल करेगा और हाल वो हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली है। वो स्टॉक आपके सामने करीब करीब 2% ऊपर है। ये भी एक बहुत बड़ा मूवर रहा है। मैं इनफैक्ट राजेश अग्रवाल जी, पहले आपसे एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि हाल को लेकर हम बार बार ये सुनते आए हैं कि देखिए स्टॉक अच्छा है, काम खूब हो रहा है, लेकिन महंगा है। उस महंगे के चक्कर में एक थोड़ा सा नेगेटिव वो जीई के इंजन डिलेज का आता हुआ दिखाई दिया था, तो स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, हल्का करेक्शन आया था। लेकिन दूसरी कंपनियों के साथ भी टाई अप हो रहा है। इन लेवल्स पर आप 4700 के जो काफ़ी करीब है, खरीद रहे हैं क्या स्टॉक का, या आपको लग रहा है डिप पर खरीदना ज़्यादा बेहतर है? हर्षदा जी, जो अच्छा होगा वो तो महंगा होगा ही। अभी अनुज जी बता रहे थे ना, वोडाफोन सस्ता है, एयरटेल महंगा है, इसलिए रिटेल वोडाफोन में जा रहे हैं, जबकि एयरटेल ने अच्छे पैसे कमा कर दी। तो जो अच्छा होगा वो महंगा होगा, ये जाहिर सी बात है। ये केवल स्टॉक में नहीं, हर चीजों पे ये लागू होता है। खास एचएएल की बात की जाए, अच्छी खासी कंपनी है, ऑर्डर बुक अच्छी है। जो गवर्नमेंट का डिफेंस डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है या मेक इन इंडिया की काव्या चल रही है, उसमें इसका अच्छा बेनिफिट है और नए ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, अभी नए करार हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऊपर के लेवल से ये सारे स्टॉक डिफेंस के जितने भी थे अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। छोटी अवधि में हो सकता है कि थोड़ा और कंसोलिडेट करें, बट लंबी अवधि में अच्छे पैसे दे सकते हैं। निवेश का मौका है, निवेश का मौका है, ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। ये है बात आपके सामने। हाल की अपडेट आया और वो स्टॉक अब आपके सामने 100 रुपए ऊपर। चलिए अब बात करते हैं कल से जो बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। कल एक्चुअली परसों से, क्योंकि आज 30 तारीख है, हमें भूल रहे हैं कि आज 30 है, कल 31 है। संडे ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स ये बिक्री के आंकड़े आना शुरू होंगे। यतन हमारे साथ है हमेशा की तरह ये बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। गुड आफ्टरनून हर्षदा और अनुज। देखिए, ऑटो सेल्स की बात करें तो ये जो महीना है अगस्त का, वो थोड़ा म्यूटेड है, स्पेशली 4 व्हीलर्स में, जहां इन्वेंट्री बिल्डअप आप देख रहे हैं डीलरशिप लेवल पे, क्योंकि पिछले साल बहुत सारी नई लॉन्चेस हुई थी और पिछले साल का बेस भी बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं डिमांड टेपर हो रही है। हालांकि जो रूरल मार्केट्स हैं वो कॉम्पनसेट कर रही हैं अर्बन स्लोडाउन के सामने, और कहीं ना कहीं 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स, ये 2 सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां आपको थोड़ी बहुत बॉयंसी दिखाई पड़ेगी। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस हालांकि बिल्कुल फ्लैट साल दर साल बेसिस पे आपको दिखेगा। एस्टिमेट्स की बात करें तो ब्रोकरेजेस ये अनुमान लगा रही हैं कि अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, ये जो दो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स हैं, यहाँ सेल्स में लगभग 5 से 6% की साल दर साल बेसिस पे गिरावट होगी। और टाटा मोटर्स का जो एस्टिमेट है वो लगभग 74,000 यूनिट्स के आसपास का है, और अशोक लेलैंड लगभग 14,500 15,000 यूनिट्स के आसपास अगस्त के महीने में बिक्री करेगा होलसेल लेवल पे। मारुति की बात करते हैं और यहाँ सेल्स में 4% की गिरावट, और सिमिलर गिरावट आप M&M के ऑटोमोटिव सेगमेंट में देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, स्मॉल कार्स में थोड़ा बहुत स्लो डाउन है और पिछले साल का बेस बढ़ा है क्योंकि नए लॉन्चेस थे, वेटिंग पीरियड भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है 4 व्हीलर प्लेयर्स के लिए। बात करते हैं ट्रैक्टर सेगमेंट की M&M में, जहां एक ट्रैक्शन दिखाई पड़ेगा, मॉनसून अच्छे हैं, डिमांड अच्छी है, तो 4 से 5% की आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ ट्रैक्टर सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22,500 यूनिट्स के आसपास ट्रैक्टर की बिक्री रह सकती है। 2 व्हीलर्स पे आते हैं, जहां बजाज ऑटो और TVS मोटर्स दोनों ही जो 2 व्हीलर कंपनीज हैं लीड करेंगी। TVS मोटर्स की स्कूटर डिमांड अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड अच्छी है, तो यहाँ 10% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए। जो नई CNG बाइक लॉन्च हुई है बजाज ऑटो की, वो भी अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग। आइशर मोटर्स का रॉयल एनफील्ड कारोबार बहुत महीनों से थोड़ा पस्त पड़ा है, तो एक्सपेक्ट कीजिए वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 7% की डिक्लाइन रॉयल एनफील्ड सेल्स में आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 72,000 यूनिट्स का एस्टिमेट है, जो पिछले साल लगभग 78,000 यूनिट्स की बिक्री थी। और हीरो मोटोकॉर्प बेस बढ़ा है और इसीलिए
लगभग फ्लैट ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए साल दर साल बेसिस पे। ओके, तो ये इस समय एक्सपेक्टेशंस ऑटो सेल्स की। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश अग्रवाल जी, टू व्हीलर्स खास तौर से स्टॉक्स में शानदार तेजी रही है, इन लेवल्स पर कोई स्टॉक पसंद है आपको? ऑलवेज बजाज ऑटो रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि अगर तीनों को कंपेयर किया जाए, टीवीएस, हीरो और बजाज, तो बजाज ऑटो ही ऊपर रहता है। वैल्यूएशन अच्छे हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो हुए हैं मार्केट से अच्छी तरह ली गई हैं, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी रही है कंपनी की, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह ये टू व्हीलर डिमांड रूरल एरिया से निकल कर आ रही है, वहां से मुझे लगता है अच्छी बढ़त होगी। और सबसे बड़ी बात है कि महीने दर महीने जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। थ्री व्हीलर स्पेस में भी अच्छी बढ़त बनाई हुई है, खास करके थ्री व्हीलर ईवी में। मुझे लगता है कि इस 5 फिगर के जाने के बावजूद बजाज ऑटो एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। बजाज ऑटो 5 डिजिट्स में भी एक अच्छी पिक है इस समय। ये रहा व्यू। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे। सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ होंगे। ओके, चलिए अब हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं इस समय मार्केट में क्या लिया जाए, क्या अवॉइड किया जाए। संजय जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए इस समय मार्केट में कहाँ आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ है, किन स्टॉक्स या सेक्टर्स में यहाँ पर भी आप इस समय बाय करेंगे? तो अनुज, अगर आप सेक्टोरल चॉइसेस देखें तो मेरे ख्याल से 2 सेक्टर हैं जो कि प्रोमिनेंटली आज के माहौल में भी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक तो फार्मा और दूसरा पावर। फार्मा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद बाजार का ध्यान इस तरफ आया है और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी बोथ एक्सपोर्ट मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में आई है और जिस वैल्यूएशन पर फार्मा कंपनीज मिल रही हैं, एक वो सेक्टर है जो मुझे आकर्षक लग रहा है। एंड उसमें चॉइसेस आर लार्ज कैप में भी हैं, मिड कैप में भी हैं, स्मॉल कैप में भी हैं। रही बात पावर सेक्टर की, तो इस गर्मी में पीक पावर डिमांड जो था वो करीब 250 गीगावाट तक चला गया था और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2030 तक यही पीक डिमांड जो है वो करीब 450 गीगावाट तक चला जाएगा। तो इसके लिए जो एडिशनल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी हमें क्रिएट करना है और उसके अंदर जो हम रिन्यूएबल पावर की कैपेसिटी क्रिएट करेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि जो 3 मेजर सब सेक्टर्स हैं पावर के, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में तो अपॉर्चुनिटी है ही और इनके नीचे जो और भी सब सेक्टर्स हैं जो कि उनको रिलेटेड गुड्स सप्लाई करती हैं, उनमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये 2 प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जो मुझे लग रहे हैं अभी भी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो टेलीकॉम भी एक सेक्टर है जहां पर मुझे लग रहा है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है लोगों को पार्टिसिपेट करने का। ओके, ये आपने इनफैक्ट टेलीकॉम मेंशन किया, पावर मेंशन किया, लेकिन पावर और पावर एंसिलरीज पर मैं आपसे एक फॉलो अप पूछना चाहूँगी संजय जी, क्योंकि कुछ देर पहले हम केपीआई ग्रीन के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और अच्छा पोटेंशियल है दोनों आपके सोलर और साथ ही साथ हाइड्रो साइड पर इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे, और स्पेशली ऑन द सोलर फ्रंट सरकारी कंपनियां एंड कई सारे दिग्गज कॉर्पोरेट्स भी ये ग्रीन एनर्जी के रास्ते चल रहे हैं। तो वो एंसिलरी प्ले कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नॉर्मली पावर की जब हम बात करते हैं उसमें आपका एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स लेके छोड़ देते हैं, लेकिन वो एंसिलरी प्ले कितना इंपॉर्टेंट है और कोई स्टॉक्स है क्या आपके पोर्टफोलियो में? तो देखिए, एंसिलरी प्ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो अब इंक्रीमेंटल कैपेसिटी क्रिएट हो रही है वो ज्यादातर रिन्यूएबल स्पेस में होगी। आपने 2 उनके सेक्टर्स बताए, एक तो आपने हाइड्रो कहा, दूसरा सोलर, साथ में एक विंड पावर भी है जो कि अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ महीने पहले हम लोगों ने मीडिया रिपोर्ट देखी कि भारत सरकार चेन्नई के ऑफशोर विंड पावर फार्म सेटअप करना चाहती है, प्लस देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत विंड पावर को लेके इंटरेस्ट है। तो जो एंसिलरीज हैं जो इनको ईपीसी के द्वारा इन सब पावर प्लांट्स को या पावर जनरेटिंग कैपेसिटी को एग्जीक्यूट करती हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ हर्षदा, अगर जैसे मैंने कहा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक कनेक्टेड सेक्टर रहेगा इसके साथ। सो ट्रांसफार्मर कंपनीज जो
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो ईपीसी कंपनीज हैं वो, और तो और डिस्ट्रीब्यूशन में अभी जो आंकड़ा ऑफिशियली दिया गया है वो है कि स्मार्ट मीटरिंग जो है वो करीब 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो रही है भारत में अगले कुछ सालों में। तो ये भी एक सब सेक्टर है जिसमें मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मुझे लगा कि भले पावर सेक्टर में कुछ महीनों से लोगों का इंटरेस्ट है और जैसा आपने कहा फ्रंटलाइन कंपनीज में तेजी आई भी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पावर से रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब संजय जी, क्योंकि आईटी ने लगातार लीड किया इस मार्केट को पिछले 6 महीने से, और एक समय आया जब नंबर्स खराब आ रहे थे लेकिन स्टॉक्स नहीं गिर रहे थे, और अब तो खैर नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से जो आईटी का जो वर्स्ट पीरियड था वो शायद हमारे पीछे है, और अभी अगर लोगों के मन में अगर कुछ असमंजस बना हुआ है आईटी को लेके तो वो शायद इस बात से रिलेटेड है क्योंकि लोगों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूएस कहीं रिसेशन में ना चला जाए। यूएस रिसेशन में जाए ऐसा कुछ जो नंबर्स वहां से आ रहे हैं उनको देख के तो नहीं लग रहा है। और जिस तरह से हमारी आईटी कंपनीज ने बड़े बड़े ऑर्डर्स ग्रैब करने शुरू किए हैं, तो मेरे ख्याल से आगे का जो आउटलुक है, और खास करके जिस तरह की कमेंट्रीज भी जो आई हैं आईटी कंपनीज की, और खास करके जो मिड साइज आईटी कंपनीज की, उससे नहीं लगता कि सेकेंड हाफ जो साल का है वो आईटी कंपनीज के लिए बुरा होगा। इस बीच एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ये अब तक का डेटा आ रहा है, लार्ज ट्रेड्स की वैल्यू 4,465 करोड़। ध्यान रखिएगा वो एमएससीआई वाला फ्लो, वो एडजस्टमेंट अब शुरू हो चुका है। सुबह से ही इंटरेस्ट था लेकिन अब वो नंबर्स और भी अपडेट होते हुए दिखाई देंगे। 1642 के आसपास है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और निजी बैंक वर्सेस एनबीएफसीज, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि आपका बजाज फाइनेंस, आपका श्रीराम फाइनेंस, इनमें बहुत तगड़ा रुझान तेजी की तरफ लोगों ने रखा है। कुछ मिड कैप एनबीएफसीज में भी अपॉर्चुनिटी बनी, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे ज्यादा कंफर्ट कहाँ है संजय जी? अगर आप फंडामेंटली देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कंफर्ट ज्यादा है, बिकॉज एनबीएफसीज में बीच बीच में रेगुलेटरी मूवमेंट के कारण भी मार पड़ती है उनके स्टॉक प्राइसेस को। उसके कंपैरिजन में द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी स्टेबल रहा है। बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को लेकर जो गाइडलाइंस आया, अगर उसको आप इग्नोर कर दें तो ऐसी कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस अब तक जो बहुत हद तक बैंकिंग सेक्टर को नेगेटिवली अफेक्ट करे वैसी नहीं आई है। तो एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रति कंफर्ट ज्यादा होगा। रही बात अपॉर्चुनिटी स्पेस को कैप्चर करने की, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने सब्सिडरी के द्वारा, एनबीएफसी सब्सिडरी के द्वारा जो अनबैंक सेक्टर है उनको एक्सेस कर ले रहे हैं, तो वहां भी जो कंपटीशन था एनबीएफसी के लिए वो वहां पर भी चला गया है। तो मैं समझता हूं कि एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बीच में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल बी बेटर, और अगर देखा जाए तो मिड साइज जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि आपको एनबीएफसी के कंपैरिजन में बराबर लगेगा। न्यू एज स्टॉक्स में एक सेकेंड लीज ऑफ लाइफ मिली है पिछले कुछ महीनों में। यहाँ पर आपने कुछ ऐड किए हैं क्या पोर्टफोलियो में स्टॉक्स? तो अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में जोमेटो काफी दिनों से ऑलरेडी है। हाँ, और अगर आप प्रोटीन ई गोव को भी न्यू एज स्टॉक कंसिडर करेंगे तो वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। ये दोनों स्टॉक्स लेने के पीछे जो हमारे कारण थे वो ये थे कि उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बिल्कुल विजिबल थी, और जो ट्रैक्शन उनमें बिल्ड हो रहा था वो काफी इंप्रेसिव था। हमारी नजर कुछ और भी न्यू एज स्टॉक्स में है जो कि या तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, या फिर उन्होंने प्रॉफिट्स जनरेट करना शुरू कर दिया है। इस स्पेस में हमने साल के शुरू में हमारी सिट्रस एडवाइजर के द्वारा जो हम लोगों ने टॉप 10 इश्यूज रिलीज किए थे, उसमें भी हम लोगों ने सामने रखा था कि वर्ष 2024 की एक की थीम रहेगी न्यू एज कंपनीज की।
तो मैं समझता हूं कि एक दौर जो था जब न्यू एज कंपनीज की लिस्टिंग बहुत हाई प्राइसेस पर हुई और उन्होंने इनिशियल स्टेज पर लोगों को डिसअपॉइंट किया, आई थिंक उसके बाद बहुत सारा फ्रॉथ जो था इस स्पेस से वो काफी हद तक निकल गया। और साथ ही साथ जो इनके जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे उनके दबाव के कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जो इनकी मूवमेंट हुई, इन दोनों का मिला जुला असर ये रहा है कि ये स्पेस अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक अट्रैक्टिव स्पेस हो गया। अब संजय जी, ऑटो कंपनियों में ऑफ कोर्स इस महीने के बिक्री के आंकड़े आगे आएंगे अगले 2 दिनों में, लेकिन ये हाइब्रिड और ईवी के गेम में आप किस तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे? कहाँ पर वैल्यू है, कहाँ पर ज़्यादा प्रॉमिसिंग रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी? तो देखिए, अगर अभी लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें तो लिस्टेड स्पेस में ईवी के प्लेयर्स रिलेटिवली स्मॉल हैं, और जिनमें अगर पैसेंजर साइड में अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल में सिर्फ टाटा मोटर्स है जो कि सिग्निफिकेंटली लार्ज मार्केट शेयर कमांड करता है। लेकिन अगर आप टू व्हीलर स्पेस देखें तो वहां पे ईवीज का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और संभव है कि उस स्पेस में आगे जाके जो मार्केट शेयर है ईवी का, वो हमारे ख्याल से अगले 2-3 साल में आराम से 30% से ऊपर हो सकता है। तो टू व्हीलर स्पेस में ईवीज में अपॉर्चुनिटी मुझे दिखता है। रही बात पैसेंजर कार, वहां पर मुझे लगता है हाइब्रिड मॉडल ही ज्यादा अब तक पॉपुलर रहेगा। और जो कमर्शियल व्हीकल का स्पेस है वहां पर तो नो डाउट जो इंक्रीमेंटल परचेसेस हैं उनमें संभव है कि ईवी का परचेज जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो जो इन सब में खरीदारी करने के लिए जो कॉरपोरेशन सामने आते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ऑपरेटर हैं तो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ऑपरेट करना आपके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पर काफी फायदेमंद रहता है। तो ये 3 जो सेक्टर्स हैं उनमें तीनों में मेरे अलग अलग व्यूज हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी टॉपिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये इस समय एक पर्सपेक्टिव आपके लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब मंडे की तैयारी शुरू करते हैं और सबसे पहले BTST कॉल्स के साथ शुरुआत करेंगे और हमारा पैनल तैयार है। गाबा सर, क्या कैरी करें मंडे के लिए? वेल, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है सिप्ला। इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, काफी हद तक डेमोन्स्ट्रेटेड। 1653 पर ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 1640, 13 रुपए का। टारगेट 1680 टू 1700 जोन्स, वहां तक जाना चाहिए सिप्ला, नो रेजिस्टेंस। ओके, तो 1680 की तैयारी। सिप्ला और सिप्ला एक आउट परफॉर्मर है जो राजेश सातपुते ने कुछ देर पहले आपको मेंशन भी करके दिया था। राजेश जी, फिर आप बताइए, राजेश सातपुते आपका ट्रेड। अच्छा जी, देखिए मेरा ट्रेड होगा पिडिलाइट पे। सुबह से बहुत बढ़िया यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर बैठा है। एट अ लेवल ऑफ 3144 इट्स अ बाय इन पिडिलाइट। स्टॉप लॉस विल बी एट 3120 और जो मुझे लगता है स्विंग मिलेगा कम से कम 3200 तक मिलेगा, 3210 तक का। तो पिडिलाइट इज अ बाय। पिडिलाइट इज अ बाय। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं मंडे के लिए? जी मैं कैरी कर रही हूँ टीसीएस में बढ़िया स्विंग बन रहा है और ऊपर रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है और पीछे वाले रेजिस्टेंस को अभी टेकआउट किया है। तो फ्यूचर्स को हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस एट 4550 एंड अपसाइड पे टारगेट रखेंगे हम 4640 का। सो टीसीएस इज अ बाय। टीसीएस में एक बाय साइड का ट्रेड। कविता जी, आपका ट्रेड? जी, सो केमिकल से ही दीपक नाइट्राइट को एज BTST लेकर जाएंगे। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। एज ऑफ नाउ 2913 के लेवल पर है, तो 2885 के स्टॉप लॉस के साथ दीपक नाइट्राइट लेकर जा सकते हैं 2968 3000 के प्राइस टारगेट के। ओके, मानस आपका ट्रेड मंडे के लिए? अनुज जी, टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिख रहा है, तो टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2799 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2799 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2890 2890 के टारगेट सेट करेंगे टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मौका टीवीएस में भी है 2.5% ऊपर बाय द वे अकाउंट। सोनिया, आपका ट्रेड?
तो ये यहाँ पे BTST मेरा रहेगा PI इंडस्ट्रीज में फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं 4520 और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4480 का। पहला लक्ष्य यहाँ पे 4570 का, उसके ऊपर सस्टेन करता है। दूसरा लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 4600। ओके चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं, PSU स्टॉक्स में से गेल एक स्टॉक है जो सितंबर सीरीज के स्टार्ट में अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा रहा है और डीलर्स के हिसाब से यहाँ काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है BTST की ट्रेड में और 245 से 250 के लक्ष्य के लिए डीलर्स ये पोजिशनल ट्रेड अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, BTST भी करवा रहे हैं। इसके अलावा बंधन बैंक का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है क्योंकि निफ्टी बैंक से भी बाहर हो रहा है और MSCI में भी आज सेलिंग हो रही है। डीलर्स के हिसाब से ज़्यादातर सेलिंग FIs की इस काउंटर में ख़त्म हो चुकी है, तो शायद एक बाउंस बैक आ सके 210 से लेकर 220 तक के टारगेट्स के लिए। तो पोजिशनली डीलर्स अपने क्लाइंट्स को बंधन बैंक में भी सितंबर सीरीज में खरीदारी करवा रहे हैं। बंधन बैंक में एक मौका अच्छा बन रहा है। बंधन का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे और डीलिंग रूम में भी इसी स्टॉक को लेकर चर्चा है। दूसरा गेल आपके रेडार पर आता हुआ। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स हुए, लेकिन इस समय मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 80.2 पर, 25,232 पर निफ्टी बैंक 51,350 पर और मिड कैप्स 380.2 पर। अनुज, हम उतर रहे हैं वीकेंड में। आखिरी 15 मिनटों के लिहाज से देखें तो अगर ये 90-80 पर क्लोज दिखता है तो अगले हफ्ते के लिए सेट है मामला और तेजी? बिल्कुल हर्षदा। और देखिए कहने को 90 पॉइंट, लेकिन अगर आपने 1000 निफ्टी भी लेके कैरी कर रहे हैं आप तो 90,000 रुपये और जुड़ गए आज। मतलब एक सिंपल चीज़ है इस मार्केट में, कैरी करिए पोजीशन और लगातार ये एक व्यू रहा है 10 अगस्त से एक ही व्यू रहा है, पोजीशन कैरी करनी है, स्टॉप लॉस बढ़ा देना है, पोजीशन कैरी करनी है, स्टॉप लॉस बढ़ा देना है। मार्केट बिल्कुल भी टायर्ड नहीं है, टायर्डनेस का एक रत्ती भर साइन नहीं है इस मार्केट में। अब आज 12 लगातार दिन हो जाएंगे, मंडे को बस एक आपको जूझना होगा, वो 13 के नंबर से। 13 का आंकड़ा जो होता है वो थोड़ा सा कई लोगों के लिए अशुभ होता है, तो खैर कोई नहीं, हो सकता है मार्केट 13 पे ना रुके तो खैर, लेकिन फिर भी अब अपना जो वेट जो अपना स्टॉप लॉस है उसको बढ़ाकर आप 25,000 पर ले आइए। आई थिंक और 1-2 दिन और इस तरह से चलते रहा तो हम उसको 25,200 पर भी ले आएंगे। मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है पोजिशनल बुल्स को और बहुत शानदार तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है पोजिशनल बुल्स को। और आई थिंक ऐसी मार्केट जहाँ पर कुछ ना करने पे सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जहाँ आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपको पैसे के लिए ना काम करना पड़े, उससे अच्छी मार्केट नहीं हो सकती। ये वो मार्केट है जिसमें आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, मतलब आपकी पोजीशन आपके लिए काम कर रही है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो होल्ड करिए अपनी पोजीशन को और बने रहिए। बैंक निफ्टी में अभी भी मैं कहूँगा कि पोजिशनली भले ही ना कैरी करें, लेकिन निफ्टी में तो कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हाई रिस्क ट्रेडर कर सकते हैं कैरी, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी वो समहाउ कन्विक्शन नहीं आ रहा जो इस समय निफ्टी में है अभी मेरा। चले तो निफ्टी बैंक में शायद इतना कन्विक्शन ना हो, लेकिन निफ्टी में बहुत तगड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो आपकी तेज़ी की पोजीशंस आपने कल के लिए कैरी ही करनी है। अच्छा, डी डे आ चुका है, जो पेनल्टिमेट डे हम कहते हैं वो आज है, लेकिन कल गुरुकुल, और इसके लिए हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है। इसका आगाज़ ऑफ कोर्स कल सुबह में होता हुआ दिखाई देगा। अनुज, मैं देख रही हूँ कि तैयारी पूरी तरह से पक्की है। क्या अभी भी मौका है वो लेट लतीफ़ों के लिए रजिस्टर करने का? बिल्कुल, लेट लतीफ़ों के लिए मौका हमने आज ही इनफैक्ट स्पेशल रिक्वेस्ट पे किया था हर्षदा। वैसे कल हमने बंद कर दिया था रजिस्ट्रेशन को, लेकिन आज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम नहीं कर पाए, तो इसके लिए चलिए हमने कहा कोई नहीं, क्योंकि हम बंद इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसके बाद सबको लिंक भेजना होता है। हमारा पूरा टीम जो है वो चेक करती है कि सबको बैकएंड में बहुत सारी तैयारी करनी होती है, तो इसके लिए हम बंद कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। कंटिन्यू किया हमने, आज हमारी टीम ओवरनाइट काम करेगी अब इसके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिसने रजिस्टर किया, अच्छा जिसने रजिस्टर किया आपको सबको लिंक मिल जाएगा, आप घबराइए मत। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मेल लिखा है कि हमें लिंक नहीं मिला, मिल जाएगा आपको उसका लिंक, वो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि जितना हो सके इस मौके का फ़ायदा उठाइए। आखिरी के 3 घंटे बचे हैं, रजिस्टर करिए। हमने अपनी पूरी जान लगा दी है इसमें, मैं बता रहा हूँ। हमारे पैनल ने और आशीष और वीरू ने जो मेहनत की है वो आपको दिखाई देगी इस गुरुकुल में, अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तब। फॉर श्योर वहाँ पर बड़ा एक्शन, आपको जो हम एक्शन स्क्रीन पर लेकर आते हैं उसे कैसे पकड़ते हैं और उसके पीछे की क्या एनालिसिस होती है, हमारे जानकार जो पिक्स आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कल समझ में आएंगी। और वो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं अगर आपको एक बड़ा सक्सेसफुल निवेशक इस बाज़ार में बनना है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, सोच रहे हैं, तो फटाफट जाकर रजिस्टर कीजिए। ध्यान रखिएगा आज शाम 6 बजे फॉर श्योर वो रजिस्ट्रेशन
बंद हो जाएंगे। सिंपल है, या तो वेबसाइट पर जाइए या फिर ये QR कोड अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे आप फटाफट से स्कैन करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें। चले, इस बीच मार्केट का मोमेंटम बरकरार है और यह हफ्ता खत्म होने की तरफ आ रहा है, तो खिलाड़ी नंबर 1 का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3 पिछले हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हमारे साथ इस हफ्ते जुड़े, प्रशांत सावंत, ब्रजेश एल और प्रदीप होचंदानी। अब अनफॉर्चुनेट ये था कि प्रशांत का ज़्यादा ट्रेड्स जमे नहीं, लेकिन बाय फार प्रदीप का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, 6.78% तक के रिटर्न्स। और प्रदीप जब भी इस मंच पर जुड़े हैं एक विजेता के तौर पर ही घर गए हैं। तो प्रदीप, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर। आई एम श्योर आप गिन रहे हैं कि आपने कितनी बारी ये गेम शो जीता है, लेकिन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताइए, इंडेक्स पर इस समय क्या व्यू, और कोई स्टॉक जो आपने मेंशन किया है खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते, जिसको लेकर अगले हफ्ते के लिए भी कन्विक्शन है? थैंक यू सो मच। निफ्टी पे तो हमने शुरुआत से ही, हफ्ते की शुरुआत से पॉजिटिव व्यू मेंटेन किया था और ट्रेलिंग स्टॉक प्लस का लॉन्ग टी स्ट्रेटेजी काफ़ी इफेक्टिव रही है, तो वही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक जो मैंने ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी आज सुबह मेंशन किया था कि 24,900 24,950 डिसेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी से, उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड करेंगे रिवाइज स्टॉप लॉस से। 25,350 और उसके बाद 25,600 मुझे लगता है कि अपसाइड टारगेट पॉसिबल है, तो ये एक स्ट्रेटेजी निफ्टी पे रहेगी। अगर स्टॉक्स की बात करें तो कुछ एक स्टॉक हमने आज अपने क्लाइंट्स को इनिशिएट किए हैं बाय करने के लिए, तो उसमें स्टार हेल्थ में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आज अच्छे वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर रहा है स्टॉक। इसके अलावा टीवीएस मोटर भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आर्ली चार्ट से ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट एक और स्टॉक है जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स कंफर्म हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम है और कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म हो रहे हैं, तो इन 3 स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। सिटी यूनियन बैंक जो मैंने आज इनिशिएट किया था, वो यहाँ पे एजम्पशन ये था कि 175 के ऊपर निकलता है तो अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म होगा, तो आने वाले हफ्ते में अगर ये 175 के ऊपर निकलता है तो उसमें भी 185 से 190 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक, स्टार हेल्थ, ये कुछ ट्रेड्स जहां पर आगे मोमेंटम जारी रहेगा। वेल प्लेड प्रदीप, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। प्रदीप होचंदानी एक बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए खिलाड़ी नंबर 1 में, और जब भी आए हैं उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। चलिए, 1-2 ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। एक स्टॉक जो मैंने इनफैक्ट शॉर्टलिस्ट किया था लेकिन उस पर बातचीत नहीं हो पाई, गाबा जी, MCX देखा आपने? 5,200 हो गया है, 5,000 भी दिल से क्रॉस किया है। इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट एंड रनिंग। तो MCX मुझे लगता है एक नया जोन पे चला गया। ऑफ कोर्स 5 हफ्ते से एक अप देख रहे हैं हम, और पिछले थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट ऑन अ हाई टाइम फ्रेम, बट ट्रेड तो करना है, लॉन्ग शॉर्ट नहीं कर सकते, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्टॉप थोड़े डीप चाहिए कभी, क्योंकि ऐसे स्टॉक में करेक्शंस कभी-कभी वायलेंट होते हैं सेलिंग, बट अप मूव स्टिल ऑन MCX में अप मूव स्टिल ऑन। अच्छा, PB फिनटेक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। अब मेरे को याद नहीं PB फिनटेक MSCI का हिस्सा बनेगा या नहीं, प्रोड्यूसर साहब प्लीज उसे क्रॉस चेक करके बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है, और कल ही दरअसल वो ब्लॉक डील हुई। इस पर कोई राय है क्या राजेश अग्रवाल जी? PB फिनटेक देखते ही देखते, अच्छा राजेश सातपुते आप टेक चेक दीजिए, 1800 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में। दर्शक जी देखिए, चार्टिकली मुझे लगता है ये जब तक 1700 1720 का लेवल होल्ड करता है, मेंटेन करता है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोजीशन होल्ड की जा सकती है, बट स्लाइटली ओवरबॉट है, तो थोड़ा आप कह सकते हैं कि पोजीशन लॉन्ग करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि एक बार के लिए 1850 1880 तक का स्विंग मिलना चाहिए, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 1700 के नीचे होना चाहिए। अच्छा, तो वैसे PB फिनटेक MSCI इंडिया ऑगस्ट रीजिग का इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। ये दरअसल इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स, जो MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स भी बनाता है, वर्ल्ड इंडेक्स भी बनाता है, और कुछ स्टॉक्स की ऑफ कोर्स वो ग्लोबल लेवल पर जो वेटेज होती है वो भी बदलती है। तो बॉश, PB फिनटेक, डिक्सन टेक, ये जो हम मेंशन कर रहे थे, वो सब इंडिया इंडेक्स का हिस्सा बनने वाले हैं, इसीलिए वो एक मोमेंटम, वो एक एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा, कुछ और नाम आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, एक बार गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस भी लेकर आइएगा। वो भी दरअसल डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बनने वाले थे। ये कुछ स्मॉल कैप काउंटर्स हैं जहां पर कुछ एक्शन बनना चाहिए। गो डिजिट है, पारस डिफेंस है, आपका मैक्स एस्टेट्स है, ये कुछ नाम थे। गो डिजिट 4.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। मैक्स एस्टेट्स में तो आज वैसे भी खबर थी QIP की,
वो स्टॉक थोड़ा सा नर्म है, लेकिन डे लो से कुछ रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। पारस डिफेंस स्क्रीन पर रखना चाहिए क्योंकि वहाँ वो भी दरअसल स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। तो बेसिकली MSCI के इंडेक्स को जो भी ट्रैक करता है स्मॉल कैप फंड, वहाँ से बाय डिफॉल्ट पोजीशंस आना शुरू होती हैं। एक बार बॉश स्क्रीन पर रखिएगा। बॉश आई थिंक 2-2.5% ऊपर है और ये भी दरअसल MSCI इंडेक्स का डोमेस्टिक इंडेक्स का हिस्सा बना है। कविता जी, ट्रेड लेंगी क्या बॉश में? है तो वैसे भारी काउंटर 32,500 पर दस्तक दे रहा है, आज आ गया 2.5% ऊपर। या सो नो डाउट इट्स अ हेवी काउंटर और एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो ये क्लस्टर एवरेजेस के क्लस्टर में फंसा हुआ है। एक अच्छी तेजी मुझे लगता है 32,800 के ऊपर जब ये काउंटर निकलेगा तो न्यू रूम ओपन होता हुआ दिखता है 35,000 के लेवल की तरफ। तो अगर बाइंग किसी की है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 32,150 का, अदरवाइज फ्रेश बाइंग रेजिस्टेंस के ऊपर ही करनी चाहिए। फ्रेश बाइंग रेजिस्टेंस के ऊपर ही करें, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा सा चर्न देखने को मिला ज़रूर है। इसमें वेल्सपन एंटरप्राइजेज है, सेंको है, प्रोटियन ई गव जैसे काउंटर्स हैं। ये जो मैं नाम ले रही हूँ वो लार्जली MSCI इंडिया इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे, तो वहाँ पर थोड़ी सी हरकत आती हुई दिखाई दे सकती है। ये स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए। चलिए, तो कई सारे मूव्स आगे देखे जाएंगे। आखिरी वैसे 7 मिनट बचे हैं। एक बार NHPC के मैनेजमेंट से हम वैसे आज सुबह में रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा है कि FY 28 तक 7,000 करोड़ तक की बॉटम लाइन ये हासिल करेंगे। इस साल के अंत तक 5,000 करोड़ तक का वो आंकड़ा आता हुआ दिखाई देगा। ये 100 के आसपास कट कर रहा है। रचना जी, ट्रेड लेंगी क्या NHPC में? रचना जी म्यूट हैं आप। सॉरी NHPC की जहां तक बात है, यहाँ पे आज फर्स्ट डे का मूवमेंट है बहुत सारे दिन के गिरावट के बाद। तो अगर ये हाई ऑफ द डे पे क्लोज होता है तो एक पॉजिटिव निशानी तो जरूर है, और उसके बाद ये काउंटर जब तक 94 होल्ड करेगा तो ये पॉजिटिव निशानी बनी रहेगी। तो एक अटेम्प्ट बनाना हो तो जगह अच्छी है लेने के लिए। एंड अपसाइड पे दिस काउंटर कैन गो टुवर्ड्स 100 and 104 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक हफ्ते जितना टाइम अगर आप देने को तैयार हैं देन दिस इज वर्केबल। एक हफ्ते का टाइम अगर आप दें तो यहाँ पर काम बनेगी, बात बनेगी, वरना नहीं। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जाते जाते थोड़ा सा ट्रैक्शन आया है, पूरी तरह से यू टर्न नहीं लिया है, प्रोसेस में है, लेकिन गाड़ी घूमी है। बताइए पकड़े तेजी कि नहीं? सोनी जी क्या हो रहा है? 1114 अब 1100 पर वापसी हो चुकी है स्टॉक की। अश्विता जी, यहाँ पे ऑटो स्पेस में मुझे लगता है कि थोड़ा मिक्स बैग हुआ है। एंटायर रोलोवर्स के तौर से हम देखेंगे और टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है। अगर 1110 के ऊपर आज क्लोज दे पाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक 1130-35 रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे एक स्मॉल BTST रिस्क भी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 1098 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगा के 1130-35 का यहाँ पे टारगेट बन सकता है। ओके, 1135 की तरफ एक स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। IT काउंटर्स में इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स, TCS जैसे स्टॉक्स यहाँ पर जाते जाते एक्शन कायम है। इनफैक्ट इन्फी में और चाल इसकी मजबूत होती हुई एक अचानक स्पर्ट इधर भी देखा गया। इस पर कविता जी राय? इन्फोसिस में भी एक अच्छे मूव बने हैं। IT काउंटर में 1950 के लेवल को सरपास करके क्लोज देता है तो एक अच्छी क्लोजिंग होगी। पोजीशनिंग किसी की है तो 1934 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मूवमेंट मुझे लगता है 1980 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। 1980 की तरफ इन्फोसिस बढ़ता हुआ। आज वैसे 1950 तक की चाल इसकी मजबूत थी और वहाँ पर एक मोमेंटम आया। मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, राजेश सातपुते आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। 2151 पर मेट्रोपोलिस का क्लोज और डॉक्टर लाल 3430 के लेवल्स पर। वीरू, इस शो का हिस्सा होते तो 2-3 दफ़ा इन दोनों स्टॉक्स को मेंशन डेफिनेटली करते। डॉक्टर लाल में एक अच्छा खासा OI एडिशन भी नियरली 4% का देखा गया है। जी हर्षदा जी, देखिए लाल पात की बात करें तो वो वन वे चल रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट है आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेश एंट्री चाहते हैं देन आई थिंक दैट शुड बी मेट्रोपोलिस, क्योंकि मेट्रोपोलिस में पिछले 10 दिनों का जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसका ब्रेकआउट आज मिला है। तो मेट्रोपोलिस बाय होगा 2120 के स्टॉप लॉस के साथ और एज ए BTST इसका टारगेट होना चाहिए 2200 से लेके 2220। 2221 से 20 तक के लेवल्स। अच्छे, जाते जाते एक और स्टॉक USL। मानस, कोई ट्रेड है?
आखिरी 3 मिनटों में अगले हफ्ते के लिए पर्सपेक्टिव बताइए, जमेगा कि नहीं? बिल्कुल जमेगा। देखिए इस पे एक रिकमेंडेशन है मैंने 2 बजे के शो में दिया 1525 के टारगेट के लिए, तो वो टारगेट अभी भी मेंटेन है, तो वहां से कोई खास मूव देखने को नहीं मिला है, तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं 1449 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 1449 का स्टॉप लॉस लगाइए। यूएसएल का ट्रेड बेसिकली कैरी करना है। 1525 टारगेट दिया था मानस ने और ये स्टॉक हम इस समय कर रहे हैं रिविजिट। चलिए आखिरी 2.5 मिनट ट्रेड का अब आपको दिखाते हैं कि आज क्या हुआ है पूरे बाजार में और इस हफ्ते क्या आज बाजार की चाल रही, उस पर भी आएंगे। तो 25,251 के आसपास आपको क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। लगभग 90 अंकों की बढ़त है। वैसे अगर आप गौर करें तो शांत क्लोज है लेकिन पॉजिटिव क्लोज है। निफ्टी बैंक का 140 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक में आज इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा गेंस देखने को मिले थे। ऊपरी लेवल से कुछ हल्का हुआ है लेकिन 51,300 इज़ ऑल्सो नॉट बैड जो क्लोजिंग के लेवल्स देखे जा रहे हैं। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स जो है वो 350 पॉइंट ऊपर। कल इनफैक्ट मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, उसके बाद आज करीब 0.5% ऊपर क्लोज देखा गया है और स्मॉल कैप ने भी साथ दिया। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत, बढ़ने वाले शेयर कहीं ज़्यादा हैं। इनफैक्ट 1.5:1 का रेशियो आज के दिन मार्केट ने दिखाया। सेंसेक्स भी जमा और सारे स्टॉक्स में तेज़ी बनती दिखाई दी। अब सेक्टोरल स्थिति क्या बनी है, एक तो निफ्टी आईटी आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, 200 अंकों का इजाफा वहाँ था। सेक्टोरल मैप भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एफएमसीजी को छोड़ दें तो बाकी सभी इंडाइसेस पॉजिटिव टेरिटरी में। कैपिटल गुड्स 350 पॉइंट ऊपर, फार्मा इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर। आपका मेटल्स ठीक था, ओके था, आधे % के आसपास के गेंस रहे, लेकिन बड़ा मूव आईटी ऑटो में भी देखने को मिला। अब जाते जाते एफएमसीजी में भी तेज़ी आ गई। ये अभी हमने इंडेक्स देखा था नेगेटिव में था, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा एक पिकअप देखा गया है, तो ये इंडेक्स भी पॉजिटिव। तो अब आप गौर करिएगा तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस दरअसल एक पॉजिटिव क्लोज दिखाने में कामयाब रहे हैं आज के दिन। मैं वेरी क्विकली आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्यों आया, क्योंकि HUL पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया। एक बड़ा स्पाइक HUL में देखने को मिल रहा है। जाने से पहले एशियन पेंट जैसे काउंटर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखाई दिए हैं। हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और हीट मैप में आज का टॉप गेनर सिप्ला ही है। 2.5% तक के गेंस आज इंट्राडे में बनते दिखाई दिए हैं। फिर बजाज फाइनेंस जो 2% ऊपर था। ऑटो कंपनियों में M&M में करीब 2% का इजाफा। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% ऊपर। यहाँ बजाज ऑटो भी सब 1% के गेंस दिखाने में कामयाब। टाटा मोटर्स में ढूंढ रही हूँ, टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था जो 1100 के ऊपर का क्लोज काफ़ी दिनों बाद ये स्टॉक दिखाने में कामयाब रहा। इसके अलावा आप NTPC देखिए, ये तेज़ी वाला ट्रेड। पावर ग्रिड में भी तेज़ी आई। सनफार्मा सिप्ला के साथ मजबूत था आज। डिवीज लैब में भी मजबूती देखने को मिली। ये काउंटर्स रहे तेजी की तरफ। इन्फोसिस TCS टॉप 10 गेनर्स में शामिल है आज। लूजिंग एंड पर ऑफ कोर्स HDFC बैंक था, लेकिन HDFC बैंक में अगर मूव बड़ा आएगा वो लार्जली MSCI इनफ्लोस के चलते ही देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं सितंबर सीरीज की जो शुरुआत थी वो एकदम मजबूत फ्रंट पर होती हुई दिखाई दी है, वो एक पॉजिटिव रहा है। ये है फिलहाल आपके लिए हाल। ओवर द वीक भी सिचुएशन बता ही दीजिए आप मेरे को प्लीज स्क्रीन पर। आई थिंक वीकली गेनर में सिप्ला है 5% के गेंस के साथ। LTI माइंट्री में 9% तक का इजाफा बनता हुआ ज़रूर दिखाई दिया। फिर बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, भारती एयरटेल जैसे काउंटर्स हैं। HCL टेक, सिप्ला, विप्रो, ये सभी तेज़ी वाले ट्रेड्स बने हैं इस हफ्ते के लिए। यहाँ पर कोल इंडिया, कोटक, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में 2 से 2.5% तक की बिकवाली देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेज, HUL एक्सेट्रा ये भी थोड़े से नर्म ही रहे हैं। ये है आपके लिए इस पूरे हफ्ते का हाल। फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं। और आशीष और नीरज के बीच मुकाबला। एक नेगेटिव था स्पाइस जेट, वरना बाकी सब तेजी वाले ट्रेड्स नीरज के लिए। अच्छी कमाई इन सब ने की है। 5.5 से 7% के गेंस धामपुर, हेक्साकॉम सब में बने। जैकॉब मंदी वाला ट्रेड आशीष का था, लेकिन PB फिनटेक, EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट और ITI दूसरे तेजी वाले स्टॉक्स। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाज़त लेने का। आपसे फिर सोमवार को मुलाकात होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार।